welcome back to the channel. In this video we'll be discussing a new topic, and this is stone soup strategy. Right, in this video we'll be talking about this strategy and where the roots of this strategy lie. We'll be discussing in detail. So let's begin. तो सबसे पहले हमें इस स्ट्रैटेजी के पीछे कहानी हमें जाननी चाहिए. एक ये स्टोन सूप स्टोरी क्या है, पहले हम वो जानते हैं. तो ये एक यूरोपियन फोक टेल है. ये जो स्टोन सूप की जो टेल है, ये एक यूरोपियन फोक टेल है और बेसिकली इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी. ये फोक टेल इंग्लैंड की है. तो क्या है, एक बार उसके बारे में जानते हैं. तो इंग्लैंड में एक गांव था, एक विलेज था, जहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप में रहते थे. फाइनेंशियली अच्छी उनकी स्थिति नहीं थी. तो एक दिन तो वो लोग ज़्यादातर समय जैसे भूखे भी रहते थे और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट था नहीं. तो ऐसे में वो लोग आइसोलेटेड रहते थे एक दूसरे से, कुछ भी खाना शेयर नहीं करते थे. सब घरों के दरवाजे इस तरह बंद रहते थे. तो एक दिन उस गांव में दो स्ट्रेंजर्स आते हैं और ये स्ट्रेंजर्स जब इस गांव में आते हैं तो ये देखते हैं इन्हें भूख लगती है. तो किसी भी घर से इन्हें खाना नहीं मिलता, क्योंकि इस गांव के लोग शेयर करना नहीं जानते थे. ये इनके पास इतना था ही नहीं कि ये शेयर करें. तो ये दोनों स्ट्रेंजर्स ये एक तरीका खोजते हैं किस तरीके से इस गांव के लोगों में शेयरिंग हैबिट्स को इनकलकेट किया जाए. तो ये दोनों स्ट्रेंजर्स क्या करते हैं, एक जगह आग लगाते हैं. इस तरीके से खाना पकाने के लिए थोड़ी सी आग लगाते हैं. फिर उसमें वो एक जो है पॉट उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, पानी से भरी हुई. इसमें पानी चढ़ा देते हैं इस पॉट के अंदर. और फिर आगे ये स्ट्रेंजर एक पत्थर ले आता है और इस पॉट के अंदर डाल देता है. तो इस पॉट में अभी वो पानी और एक बड़ा सा पत्थर पका रहे हैं. तभी वहाँ से एक लेडी गुजर रही होती है अपने बच्चे के साथ, जो अपने साथ बाज़ार से कैरेट और रेडिश लेकर आई थी, कोई कुछ सब्जियाँ लेकर आई थी. तो ये वहाँ से गुज़र रही होती है और ये उन स्ट्रेंजर से पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो. ये स्ट्रेंजर उन्हें बताते हैं हम स्टोन सूप बना रहे हैं. ये लेडी बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश हो जाती है कि स्टोन सूप क्या होता है, हमने तो ऐसा स्टोन का भी कभी कोई सूप बनता है. तो ये स्ट्रेंजर्स कहते हैं बहुत टेस्टी होता है, हमें बहुत पसंद है, हम बनाते रहते हैं. और ये स्टोन सूप, तो ये लेडी कहती है मुझे भी खाना है, आप जब ये स्टोन सूप बन जाए मुझे भी खाना है, एक बार मुझे भी टेस्ट करवाइए. तो ये स्ट्रेंजर्स कहते हैं कि ये स्टोन सूप और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा अगर थोड़ी सी कैरेट और थोड़ी सी सब्जियां और मिल जाए. तो ये औरत कहती है वो तो मेरे पास है, आप यहाँ से ले लीजिए, ये अभी अभी मैं बाज़ार से लेकर आई हूँ, आप मुझसे ले लीजिए. ये स्ट्रेंजर्स वो सब्जियां डाल देते हैं. इस तरह गांव के कुछ और लोग वहाँ से गुजरते हैं, उनके पास रेडिश होती, किसी के पास टर्निप होती है, कोरिएंडर होता है. अलग अलग लोगों को ये बात बताकर वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं उस सूप में. कोई टर्निप देता है, कोई कुछ देता है, कोई कोरिएंडर देता है. इस तरीके से कोई जो है बटर देता है, सॉल्ट देता है, उसके बाद मीट देता है. इतना सब देने के बाद फाइनली ये सूप रेडी हो जाता है. सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे क्योंकि सभी को स्टोन सूप टेस्ट करना था. अब ये स्ट्रेंजर्स सबको स्टोन सूप टेस्ट करवाते हैं. इस तरह देखिए सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन इस सूप के अंदर देते हैं. उसके बाद स्टोन सूप सब ने टेस्ट किया, सब एस्टॉनिश्ड रह गए कि स्टोन. फिर ये लोग सब ये सोचते हैं कि वो स्टोन एक मैजिक स्टोन था जो इतना ज़्यादा सूप बना देता है. अब वो स्टोन तो जा चुका, अब हम और सूप कहाँ से बनाएंगे. ये ट्रैवलर उस पोट में से वो स्टोन निकाल कर दिखाता है. ये लोग समझ जाते हैं कि वो जो खा रहे हैं वो स्टोन का सूप नहीं है. और इस तरीके से आगे से इस गांव के सभी लोग इसी तरह शेयरिंग के थ्रू अपना जो है खाना पकाने लगे और गांव में कोई भी भूखा नहीं रहने लगा. शेयरिंग हैबिट्स इनमें इनकलकेट हो गई. तो इनकी जो प्रॉब्लम थी, इनकी प्रॉब्लम हंगर थी, उसको इन्होंने जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया थ्रू
कोलैबोरेशन, साथ आए, साथ मिलकर इन्होंने कोलैबोरेट किया और फाइनली उन्होंने इस प्रॉब्लम को टैकल कर लिया। तो ये जो कहानी है, ये कहानी किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी आ सकती है, आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो किस तरीके से चाइना ने इसी कहानी को काम में लेकर, इसी कहानी से प्रेरणा लेकर पॉवर्टी एलिविएशन की तरफ कदम बढ़ाया, हम ये जानने वाले हैं। ये कहानी बहुत ज़्यादा रोचक है और इससे एक कहानी का, एक फोकटेल का जियोपॉलिटिक्स में भी कोई रोल हो सकता है। अब आगे देखिए। तो चाइना ने 2013 के अंदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम चलाया। इन्होंने कहा कि इनकी जो गवर्नमेंट है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी एलिविएशन और हम ये 2020 तक करेंगे। 2013 में उन्होंने कहा था कि 2020 तक हम चाइना से पूरी तरीके से पॉवर्टी को एलिविएट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और उन्होंने पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स अपने 13th 5 ईयर प्लान में भी इनकलकेट किए। जिस तरीके से इंडिया में 5 ईयर प्लान्स बनते थे, 5 सालों का पूरा ढांचा तैयार किया जाता था कि किस तरीके से देश का आर्थिक सामाजिक विकास किया जाएगा, उसी तरह चाइना में भी कुछ ऐसा ही होता है, पाकिस्तान में भी कुछ इस तरीके के ही 5 ईयर प्लान्स। अगर इनमें अंतर देखा जाए, 1951 में इंडिया ने अपना 5 ईयर प्लान शुरू किया, चाइना ने 1953 के अंदर किया और वहीं पाकिस्तान ने इन प्लान्स की शुरुआत 1956 के अंदर की। तो चाइना में जो प्रेसिडेंट हैं इनके, शी जिनपिंग, उन्होंने 2013 में ही ये अनाउंस कर दिया था कि बाय 2020 हम चाइना से पूरी तरीके से पॉवर्टी को एलिविएट कर देंगे। कितना एलिविएट किया, अब इसके एलिविएशन की देखें तो अभी हाल 2021 के अंदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अनाउंस किया कि चाइना से हमने पॉवर्टी को एलिविएट कर दिया है, राइट। हमने वो जो गोल जो हमने अपने सामने रखा था 2013 में, उसे पूरा कर लिया है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब कहते हैं कि चाइना ने ऑलरेडी वो जो क्राइटेरिया है वो बहुत नीचे रखा था। क्राइटेरिया उनका बहुत सिंपल था, इस कारण फुलफिल भी ना किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की। आगे अगर हम इसमें देखें कि आखिर ये स्ट्रैटेजी क्या है, हमने स्टोन सूप की कहानी तो पढ़ ली, लेकिन स्टोन सूप स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से उसे लगाया जाता है। चाइना को पॉवर्टी एलिविएट करनी थी, तो पॉवर्टी एलिविएशन के अंदर इन्होंने स्ट्रैटेजी को अपनाया, राइट। इसमें क्या किया, उन्होंने कोई स्कीम लाने के बजाय इसे एक कैंपेन के रूप में चलाया, राइट। एक कैंपेन के रूप में चलाया जिसके अंदर उन्होंने समाज के हर वर्ग का कोलैबोरेशन मांगा। इनका मानना था कि अगर सभी सोसाइटी के सभी स्टेक होल्डर्स, सोसाइटी के सभी लोग कोलैबोरेट करेंगे, साथ आएंगे पूरे एंथुसियाज्म के साथ, तो हम ये इतना मुश्किल ऑब्जेक्टिव भी बहुत आसानी से इसको भी पा सकते हैं। इनका ये मानना था। हम इसमें एक्टर्स की बात करें, एक्टर्स का मतलब वो लोग जो इसमें एक रोल प्ले करेंगे इस ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉवर्टी एलिविएशन। पॉवर्टी एलिविएशन के अंदर वो लोग जो रोल प्ले करेंगे इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, वो लोग यहाँ पर एक्टर्स होंगे, राइट। तो एक्टर्स पहला है लोकल गवर्नमेंट। चाइना पहले लोकल गवर्नमेंट, कोई भी पर्टिकुलर लोकल गवर्नमेंट की सफलता को चेक करने के लिए बेसिकली उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन चेक करता था, राइट। पहले क्या कहते थे, फॉर एग्जांपल कोई भी एक उसका प्रांत ले लीजिए, फॉर एग्जांपल बीजिंग, राइट। बीजिंग में एक लोकल गवर्नमेंट होगी, तो चाइना क्या करता था, अगर उसे ये चेक करना है कि बीजिंग की गवर्नमेंट कितनी सक्सेसफुल है, तो वो ये देखता था जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, चाइना की जीडीपी में बीजिंग की लोकल गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन अब इसने क्या कर दिया कि अब उसका ना केवल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा, बल्कि ये भी कि वो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, राइट। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। उसके अलावा जो चाइना की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके काडर्स हैं, जाहिर सी बात है हर पार्टी के काडर्स होते हैं, तो उन काडर्स को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। हर एक काडर में
हर एक कार्यकर्ता को एक हाउस होल्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई, राइट। उसे उस हाउस होल्ड को पॉवर्टी से बाहर निकालना है। जैसे उसको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उसे लोकल गवर्नमेंट को उसकी बात पहुंचानी, लोकल गवर्नमेंट तक उसकी आवाज़ उठानी, ये पार्टी कार्डर्स की जिम्मेदारी थी, राइट। तो पार्टी कार्डर्स एक तरीके से लोकल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे, दोनों ने कोलैबोरेशन में काम किया। लोकल गवर्नमेंट और पार्टी कार्डर्स दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन में काम किया, और साथ ही कंपनीज और फाउंडेशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इन तीनों को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई। चाइना के अंदर ऑटोक्रेटिक रूल है, वहाँ पर कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वहाँ आप ना नहीं कह सकते, गवर्नमेंट ने कहा है देन यू विल हैव टू डू इट। तो कंपनीज को ये काम सौंपा गया कि वो, फॉर एग्जांपल अगर हम इसे समझना चाहें तो अलीबाबा एक कंपनी है, राइट, एक ई कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा। अब एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर फार्मर्स हैं, फार्मर्स बिलो पॉवर्टी लाइन है, राइट। अब पॉवर्टी एलिविएशन के तहत हमें चाइना को इन फार्मर्स की जो इनकम है उसे बढ़ाना है, इन फार्मर्स को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर आना है, राइट। तो ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा एक मल्टीनेशनल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। चाइना एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है, वो इसे डायरेक्ट करेगा, हाँ ना नहीं पूछेगा, इसे डायरेक्टली इसे निर्देश देगा कि अपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर इन फार्मर्स के प्रोडक्ट्स को ये दिखाए ताकि लोग खरीदें और इनकी इनकम बढ़े, राइट। अपनी फिर चाहे वो उसका पैसा दे पाए या ना दे पाए, लेकिन अलीबाबा के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वो अपने प्रोडक्ट्स को, फार्मर्स के प्रोडक्ट्स को अपने जो है प्लेटफॉर्म पर दिखाए, और साथ ही इन्हें ट्रेन भी करे। फार्मर्स को तो इतना टेक्नोलॉजी चलाना नहीं आता, तो ये अलीबाबा को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई। अलीबाबा इज़ एन एग्जाम्पल हियर, ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर इसका नाम काम में ले रही हूँ। तो उन्हीं प्राइवेट कंपनीज़ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप लोगों को ट्रेन भी कीजिए, ना केवल उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करिए, उन्हें ट्रेन भी कीजिए, राइट। और साथ ही एक पर्टिकुलर जियोग्राफी के अंदर जितने भी लोग आते हैं उनका जो पॉवर्टी एलिविएशन का काम भी उन प्राइवेट कंपनीज को दिया गया। कैसे? अलीबाबा का हेडक्वार्टर फॉर एग्जांपल बीजिंग के अंदर है, राइट। तो बीजिंग शहर के अंदर जितने भी लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उन सब की बात रखने के लिए, उन सब को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने की जिम्मेदारी इस अलीबाबा कंपनी को दी गई, राइट। इस तरीके से प्राइवेट एक्टर्स को भी एक रोल दिया गया, और यहाँ पर वो ना नहीं कह सकते थे, उन्हें करना ही करना था। तो उनका बेसिकली किस एरिया में रोल दिया गया? एक तो एक्सपर्टीज़, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना, और जियोग्राफी का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर वो स्थापित है, उस एरिया की जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई कि वहाँ पर जितने भी पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं उन्हें उनका उत्थान करना। अब इसका क्रिटिकली अगर हम इसे इवैल्यूएट करना चाहें तो चाइना ने पॉवर्टी एलिविएशन, अब आप खुद ही सोचिए, इतनी जल्दी पॉवर्टी जितना बड़ा मुद्दा इतनी जल्दी एलिविएट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी चाइना क्लेम करता है कि 2020 के अंदर पूरी तरीके से पॉवर्टी उनके यहाँ से एलिविएट हो चुकी है, राइट। बट दिस इज़ नॉट द केस। एक पॉवर्टी लाइन होती है, उसका कॉन्सेप्ट कैसा होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन, राइट। पॉवर्टी लाइन होती क्या है? सो पॉवर्टी लाइन बेसिकली एक कट ऑफ पॉइंट होता है। पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ पॉइंट होता है जो किसी भी एरिया के लोगों को रिच और पुअर के अंदर डिवाइड करता है। बेसिक आप यहाँ पर इसे रिच नहीं कह सकते, यू कैन नॉट कॉल इट रिच, इट इज़ बेटर टू कॉल इट नॉन पुअर, राइट। सो पॉवर्टी लाइन एक ऐसा कट ऑफ पॉइंट होता है जो किसी भी रीजन के लोगों को पुअर और नॉन पुअर के अंदर डिवाइड करता है। अब पॉवर्टी लाइन किस पर रखा जाता है? अब फॉर एग्जांपल हम एक बार इसमें डालकर देखते हैं। ये 10 लोगों की एक लाइन है, 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, 10।
अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि पॉवर्टी लाइन ये है, राइट, इससे नीचे वाले सब पुअर और इससे ऊपर वाले सब नॉन पुअर, राइट। तो पुअर, ये लोग पुअर हुए। अगर इसी पॉवर्टी लाइन को बदल दिया जाए, इसी पॉवर्टी लाइन को यहाँ रख दिया जाए, तो पुअर की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, राइट। तो पुअर नॉन पुअर ये किस पे डिसाइड होते हैं? पॉवर्टी लाइन पर। और ऐसा वर्ल्ड बैंक का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का कहना है कि चाइना ने इनकी ये जो पॉवर्टी लाइन है इसे बहुत नीचे सेट किया, इसे ऑलरेडी बहुत नीचे सेट किया, ताकि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनकी संख्या बहुत कम नज़र आई। और फिर ये क्लेम करने लगा, और इनके ऊपर ही इसने काम किया, और ये क्लेम करने लगा कि इनके यहाँ से पॉवर्टी पूरी तरीके से एलिविएट कर दी गई है। बट दिस इज़ नॉट द केस, ये बिल्कुल भी केस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक कंट्री से पॉवर्टी इतनी जल्दी एलिविएट नहीं हो सकती, उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाने पड़ते हैं। अब आगे इसमें देखें तो चाइना के अंदर 63% जो उनकी पॉपुलेशन है वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, पूरी एजुकेशन उनके पास नहीं है। एंड दिस इज़ वेरी नेगेटिव फॉर फ्यूचर, क्योंकि आज हम जिस फेज़ में रह रहे हैं, पहले हमें लेबर फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और लेबर फोर्स के अंदर अनस्किल्ड लेबर भी चल जाता था, राइट, अनस्किल्ड। वाई? क्योंकि उस समय जो है मैनुअल वर्क ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आज के समय में स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा मांग है, और ऐसे में एजुकेटेड लेबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो चाइना के अंदर 63% पॉपुलेशन कॉलेज ड्रॉप आउट है, वहाँ पर 70% पॉपुलेशन कभी हाई स्कूल वो नहीं गए। तो ऐसे में ये उनके आज भले ही वो अपना पॉपुलेशन को यूज़ करके उसे एक ह्यूमन कैपिटल के अंदर भले ही कन्वर्ट कर ले, लेकिन उसके बावजूद ह्यूमन कैपिटल का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है एजुकेशन, राइट। तो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल वो नहीं बना रहे, एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर देयर फ्यूचर। 70% लेबर फोर्स मैंने बताया हाई स्कूल नहीं गए, एंड दिस विल लीड टू स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अगर हम उसे समझें तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है विच अकर्स बिकॉज ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक पैटर्न्स, चेंज इन इकोनॉमिक पैटर्न्स, राइट। इकोनॉमिक पैटर्न्स में चेंज के कारण अगर जो है अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है तो उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, तो देखिए ये एक फैक्ट्री है, राइट। इस फैक्ट्री में फॉर एग्जांपल ये टेक्सटाइल फैक्ट्री है, इसमें 6 वर्कर्स काम करते थे। अब यहाँ पर वो जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का जो पैटर्न है उसे चेंज कर देते हैं। अब इसमें एक मशीनरी लेकर आ गए, राइट, एक मशीनरी लेकर आ गए। अब एक मशीनरी आ गई तो इसे चलाने के लिए एक ही वर्कर की ज़रूरत है। इन्होंने क्या किया, 5 वर्कर्स को ले ऑफ कर दिया, 5 वर्कर्स को बाहर निकाल दिया। अब ये 5 वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए, राइट, ये 5 वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए। ये 5 वर्कर्स इसीलिए अनएम्प्लॉयड हुए क्योंकि प्रोडक्शन टेक्निक में चेंज आया, प्रोडक्शन पैटर्न चेंज हुआ, इकोनॉमिक पैटर्न चेंज हुआ, और इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो चाइना के अंदर ये बहुत ज़्यादा स्केल पर देखा जा रहा है और आगे ऐसा ही देखा जाएगा। अब अगर हम इंडिया के केस को देखें कि क्या ये जो स्ट्रैटेजी है, स्टोन सूप स्ट्रैटेजी, क्या हम इंडिया में लगा सकते हैं? तो इंडिया के अंदर हम ऑलरेडी स्कीम्स चलाते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखें, राइट, एम्प्लॉयमेंट के केस में अगर हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा जिसे अब कहा जाता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये रहा। तो हम बहुत सारी स्कीम्स चलाते हैं। अगर लोगों को हाउस प्रोवाइड करवाने हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं लोगों को ये बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए। लेकिन अगर हमारे यहाँ कुछ लैक करता है, अब चाइना का केस हमने ऑलरेडी देखा, चाइना के केस से हम
उसके जो फेल्योर्स हैं वो अपने यहाँ कमिट करने से खुद को बचा सकते हैं, और जहाँ पर वो सक्सेसफुल हुए उन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर। अगर हम अपनी कंट्री के अंदर बेसिकली देखें तो हमारे यहाँ स्कीम्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, वो है कोलैबोरेशन। हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं करते। हमें भी ये स्टोन सूप स्ट्रैटेजी पर चलना चाहिए। इसमें बेसिकली हमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स में कौन आएंगे? यही नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हुए, कंपनीज, इन सब लोगों को आगे बढ़कर एक रोल प्ले करना चाहिए। कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ मिलकर करेंगे तो और बेहतर करेंगे और जल्दी हो पाएगा। तो स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन उन स्कीम्स के साथ कोलैबोरेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया के अंदर ऑन पेपर सब कुछ है, लेकिन ऑन ग्राउंड बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक कोलैबोरेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरफ से, पीपल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, सभी स्टेक होल्डर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and thank you for watching the video.